हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चोकसी, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम लेटेस्ट आईपीओज के सारे डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आज भी एक ऐसा ही ताज़ा आईपीओ है जिसकी बातचीत, जिसकी डीप डाइव एनालिसिस हम करने वाले हैं और इस आईपीओ, इस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बाजार में खुलने जा रहा है, लिस्ट होने जा रहा है मार्केट में और ऑफ कोर्स इस आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एज द नेम सजेस्ट टाटा ग्रुप की कंपनी है और आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी का 20 साल बाद, ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद एक और कंपनी लिस्ट मार्केट में होने जा रही है। लास्ट टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका आईपीओ आया था 2004 में और उसके बाद अब ये दूसरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज जो कि बाजार में लिस्ट होने जा रही है। सो क्लियरली टाटा ग्रुप, जिसे एक बड़ा जाना माना पहचाना हुआ ग्रुप माना जाता है, इससे जुड़ी एक कंपनी का आईपीओ इज वर्थ इंटरेस्ट और इस पर नजर है सभी की। और जैसे कि मैंने कहा, टाटा ग्रुप काफी जाना माना है, काफी वेल नोन है फॉर द स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, इनॉर्मस ग्रोथ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर इनिशिएटिव के लिए भी टाटा ग्रुप काफी हद तक जाना जाता है। साउंड एक्विजिशन, एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो पिछले सालों में कंपनी ने किए हैं, इसी ने कंपनी को एक बढ़िया कॉर्पोरेट इमेज प्रदान की और इसी के चलते टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई जो भी कंपनी है वो काफी हद तक फोकस में रहती है और इस ग्रुप से जुड़ी एक और कंपनी का आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो ग्रुप डिटेल्स तो आपने जान ली। अब टाटा टेक्नोलॉजीज ये आईपीओ जो कि मार्केट में आने वाला है, इसके क्विकली सारे के सारे डिटेल, ऑफर डिटेल्स इन ब्रीफ आपको बता देते हैं। इशू बाजार में खुलने जा रहा है 22 नवंबर से 24 नवंबर को। तो इशू की शुरुआत होगी 22 नवंबर को और इशू क्लोज हो जाएगा 24 नवंबर को। प्राइस बैंड इसका जो है 475 से 500 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। इशू साइज जो है 3043 करोड़ का होगा। और आपके साथ में ये भी बता दें कि हमारी तरफ से रेटिंग जो है इसके लिए सब्सक्राइब की आती हुई दिख रही है, जो कि डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि सब्सक्राइब के पीछे का हमारा रैशनल क्या है। इशू एंटायरली ऑफर फॉर सेल है। सो ये तो हो गई सारी की सारी बारीकियां। टाटा ग्रुप पर भी एक डिटेल ब्रीफ आपको बता दिया, इनफैक्ट ब्रीफ आपको बता दिया और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की शुरुआती डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए जानना जरूरी है, भी आपको बताया। अब आप आगे बढ़ें और अब हम करते हैं डीप डाइव रिसर्च। और हाँ, इस रिसर्च से पहले, डीप डाइव एनालिसिस आपको बताने से पहले एक आपके लिए इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा भी हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के पता, एड्रेसेस आपके लिए हमने रखे हैं। उन सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी कई सारी डिटेल रिसर्च हम लेकर आते हैं। सिर्फ आईपीओ से ही नहीं, कंपनीज से जुड़ी, बाजार से जुड़ी काफी सारी बारीकियां हमारे पास है। सो सब्सक्राइब विथ अस। चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज पर डिटेल रिसर्च अब जानते हैं। सो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की डीप डाइव रिसर्च का सबसे पहला हिस्सा है एक ओवरव्यू कंपनी का, आपको बता देते हैं और उसके ठीक बाद सेगमेंट वाइज ओवरव्यू को भी समझने की कोशिश होगी। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ER&D कंपनी है जो कि प्राइमरीली ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑपरेट करती है। आसान भाषा में अगर देखें तो सर्विस प्रोवाइडर है, पर्टिकुलरली फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर, ये कहा जाना चाहिए इस कंपनी के लिए। 1994 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और तब कंपनी का नाम था कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बाद में बदलकर टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है। इनफैक्ट भारत और भारत के साथ साथ विदेशी बाजार में भी कंपनी ने अपने नाम का परचम फहराया है, जिसकी डिटेल्स भी आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से देशों में कंपनी की पकड़ है और क्या क्या बिजनेसेस हैं। बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और ये इंक्लूड करता है टर्नकी सोल्यूशन, ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और टियर 1 सप्लायर्स को ये सारे के सारे सोल्यूशंस जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली एक सोल्यूशन प्रोवाइडर, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव सेक्टर में। टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें, वैल्यू क्रिएशन और साथ ही कस्टमर बेस को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से केटर करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज जानी जाती है और ये खास तौर से अपने प्रोवाइडर्स को इनेबल करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स को सेफर, क्लीनर और इम्प्रूव किस तरह से बनाया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबकी एंड कस्टमर्स की काफी बेहतर होती हुई दिखे। ये सबसे बड़ा गोल है टाटा टेक्नोलॉजीज का, अपने प्रोवाइडर्स, इनफैक्ट अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंटल के लिए।
डीप डोमेन एक्सपर्टीज है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और इतना ही नहीं, ये डीप डोमेन एक्सपर्टीज जो है इसे लेवरेज करने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनकी एक्सपर्टीज है, इसे लेवरेज करने के लिए इन्होंने एडजेसेंट सेगमेंट्स में भी बिजनेसेस शुरू किए हैं, जैसे कि एरोस्पेस, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी, और साथ ही एजुकेशन बिजनेस में भी कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की है। सो क्लियरली एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पर मजबूत पकड़ है, और इस मजबूत पकड़ को लेवरेज करने की कोशिश में अन्य सेगमेंट्स भी हैं जहां पर ये कंपनी जो है उतर रही है, और वहां पर भी काफी अच्छा बिजनेस और काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। एक्सपर्टीज इन्होंने क्लाइंट सर्विसिंग में एडजेसेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि मैंने कहा, बनाई है, और इस इंडस्ट्री में भी इनफैक्ट अगर देखें पर्टिकुलरली अगर इनकी पकड़ जो है वो ऑफ कोर्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग और सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की है, लेकिन एडजेसेंट इंडस्ट्रीज पर भी नजर होनी चाहिए। ऑपरेशंस की अगर बात करें, ग्लोबली स्प्रेड है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऑपरेशंस, और इसी के चलते डाइवर्स टीम्स और डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो एक तरफ आते हैं, और वेरिड स्किल्स, यानी कि अगर टैलेंट की बात भी अगर करें, क्योंकि सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी कंपनी की पकड़ है, सो इन कोलैबोरेशन अगर देखें वेरिड स्किल्स भी हैं कंपनी के पास, और इनफैक्ट वेरिड स्किल्स होना, अच्छे वर्कफोर्स होना भी कंपनी के लिए काफी हद तक फायदेमंद माना जाता है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करने के लिए। जहां टेक्नोलॉजी की बात होती है, काफी हद तक एक नीश वर्कफोर्स की जरूरत होती है, और ये नीश वर्कफोर्स आपको तभी मिलती है जब आप नीश कैटेगरी और ज्योग्राफीज में केटर कर रहे हैं। तो जैसे कि देश और विदेश में कंपनी की पकड़ है, सो क्लियरली ये एक कंसर्न भी सॉल्व होता हुआ कंपनी के लिए दिखता है। सो बेसिक ओवरव्यू कंपनी का अगर देखें, ये आपके सामने है। टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑल इन ऑल किस तरह के बिजनेसेस में है, ऑटो बिजनेस सर्विस सेगमेंट है, पर्टिकुलरली सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और अपने इसी बिजनेस की मजबूत पकड़ को मद्देनजर रखते हुए एडजेसेंट बिजनेसेस में भी कंपनी जो है अपनी पकड़ जमाने की कोशिश करी है। अभी सेगमेंट वाइज एक एक का डीप डाइव रिसर्च करते हैं इनके बिजनेसेस की। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेगमेंट वाइज अगर अप्रोच को समझने की कोशिश करें, देखिए सबसे पहले तो टाटा टेक्नोलॉजीज एक प्रोमिनेंट ग्लोबल प्रोवाइडर है, किस चीज की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, टर्नकी सॉल्यूशंस, इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशन, साथ ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट OEMs को और साथ ही Tier 1 सप्लायर्स को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है ये कंपनी, और साथ ही प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी भी है। सो क्लियरली सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑटोमोटिव सेगमेंट, ये तो हम जान चुके अब तक, लेकिन सेगमेंट वाइज इनके सर्विस सेगमेंट की अगर बात करें, सर्विस सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर ऑटो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, बेंचमार्किंग और टीयर डाउन सॉल्यूशंस। दूसरा सेगमेंट टेक्नोलॉजी सेगमेंट की अगर बात करें, इस सेगमेंट के तहत कंपनी ऑफर करती है सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, प्राइमरीली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मुहैया कराती है कंपनी, और साथ ही एसोसिएटेड सर्विसेज, इनकी जो एसोसिएटेड सर्विसेज है जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अंडर आते हैं, अलॉन्ग विद फिजिटल जो कि अपस्किलिंग सर्विस है, जो मैंने बताया था कि एजुकेशन में भी कंपनी उतर रही है, इस पर भी डिटेल बातचीत होगी, लेकिन किस तरह से उतर रही है और इसके पीछे का रैशनल क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन फिजिटल ये इनका एक इनिशिएटिव है, अपस्किलिंग सर्विसेज, ऑफ कोर्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ITIs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनी एजुकेशन सेगमेंट में उतरी है। कंपनी करंटली अगर इनकी स्टाफ स्ट्रेंथ की बात करें, 12,491 एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, और एकमात्र कंपनी है इंडिया में इनफैक्ट जो कि एंड टू एंड व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सो बेसिक अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, बेसिक प्लसेस की अगर बात करें, कंपनी के अपने कई सारे ऐसे इन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हैं जो कि कंपनी को अपने आप में ही एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एडजेसेंट बिजनेसेस में भी कंपनी का उतरना, ये भी कंपनी को काफी हद तक एक एडेड एडवांटेज देती है। सो ऑल इन ऑल इनके सर्विस सेगमेंट है जिसमें काफी सारे सॉल्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करती है कंपनी, टेक्नोलॉजी सेगमेंट है जिसके तहत प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डिजिटल जैसे अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं जिस पर कंपनी काम कर रही है। सो सेगमेंट वाइज अप्रोच हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी कंपनी की पकड़ है। आइए एक बार ये भी तो बताएं कि देश और विदेश में जो पकड़ है कंपनी की, उसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का नजर आ रहा है, ग्लोबल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अगला सेगमेंट।
टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि सर्विस और टेक्नोलॉजी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव सेगमेंट से ताल्लुक रखती हुई कंपनी। इसके अब ग्लोबल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फेज की अगर बात करें, रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करें, बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल्स की बात करें, सबसे पहले तो वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स है कंपनी के पास। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है, जो कि कंपनी के बिजनेस को काफी अच्छी ग्रोथ देती है। ग्लोबल बिजनेसेस की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डोमेस्टिक फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, इनके नंबर्स की एक बार अगर बात करें, बैलेंस शीट की पिक्चर कैसी दिख रही है, रेवेन्यू और साथ ही प्रॉफिट और मार्जिन्स के फ्रंट पर कंपनी के आंकड़े कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर अगर नजर डालेंगे, देखिए वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2023 यानी FY21 से FY23 का डेटा जब हमने निकाला, तो कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। FY21 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 2381 करोड़ था, FY22 में वो 3530 करोड़ तक जाता हुआ दिखा और FY23 में 4414 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यानी कि कंपनी की आय जो है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली। कहां 2380 करोड़ और कहां अब ताजा आंकड़ा जो कि 4400 करोड़ के भी पार जाता हुआ दिखा कंपनी के रेवेन्यूज पर। अब आइए मार्जिन्स के फ्रंट पर, मार्जिन्स जो है वहां पर हमने देखा है कि एक स्टेबल ट्रेंड देखने को मिला FY21 से FY22 तक, जहां FY21 में कंपनी के मार्जिन्स ऑलमोस्ट 38% थे, FY22 तक जाते हुए ये 37% गए। लेकिन FY23 में कंपनी के मार्जिन्स में एक डिप जरूर देखने को मिला है, क्योंकि ताजा मार्जिन्स जो FY23 के 30% पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जैसे ही रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है, कंपनी के प्रॉफिट फिगर्स भी FY21 से FY23 तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली ग्रोथ दिखा रहे हैं। प्रॉफिट फिगर्स की अगर बात करें, 240 करोड़ का मुनाफा FY21 में कंपनी ने देखा था, जो कि 437 करोड़ तक जाता हुआ दिखा FY22 तक। एंड ताजा आंकड़े FY23 में अगर देखें, कंपनी का मुनाफा 624 करोड़, 240 से सीधा 624 करोड़ तक के लेवल्स देखे हैं कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सो क्लियरली रेवेन्यूज के फ्रंट पर कंपनी ने लगातार ग्रोथ देखी है, प्रॉफिट के फ्रंट पर भी ग्रोथ देखी है, और इनफैक्ट मार्जिन्स की अगर बात करें, वहां पर कह सकते हैं स्टेबल, क्योंकि FY21 से 22 तक एक स्टेबल अप्रोच रहा। एक हल्का सा डिप है और डिप की भी कोई रीजनिंग होगी जिस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, लेकिन ऑल इन ऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यूज और प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। अब सीधा बात करते हैं कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए कंपनी की पकड़ सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी कई सारे मार्केट्स हैं जहां पर कंपनी के बिजनेसेस हैं, कंपनी ने एक्सपेंशन किया है। वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू डेटा क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंस अपने ग्लोबल ऑपरेशंस में। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंस अक्रॉस बोथ इमर्जिंग और साथ ही डेवलप्ड मार्केट्स में भी। डाइवर्सिफाइड अप्रोच है जो कि कंपनी को पोजीशन करता है कैपिटलाइज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक लैंडस्केप में। ये काफी हद तक अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लैंडस्केप या एक पर्टिकुलर प्लेस में ही कंपनी कार्यरत नहीं है, पर्टिकुलर कंट्री में ही कंपनी कार्यरत नहीं है। इससे कंपनी की स्टेबिलिटी काफी बढ़ती है, कंपनी की पकड़, कंपनी का एक्सपेंशन, कंपनी की ग्रोथ एक एक कर बढ़ती है, और इससे जो रीजनल मार्केट के रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। काफी हद तक ये होता है कि कहीं पर्टिकुलरली वॉलेटिलिटी बाजार में जैसे हम देखते हैं, वैसे ही देश विदेश में भी वॉलेटिलिटी, अक्रॉस इकोनॉमी भी वॉलेटिलिटी नजर आती है, और विदेशी बाजार में इस वक्त वॉलेटिलिटी हम काफी सारे मार्केट्स में देख ही रहे हैं। ऐसे में कोई एक कंपनी जो कि अलग अलग ज्योग्राफीज में अपने बिजनेस को बना रही है, इनके लिए ये एक रिस्क जो है, जो कि कह सकते हैं कि रीजनल मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते बिजनेसेस पर रिस्क जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि कहीं अगर रिस्क आ रहा है तो कहीं कोई जगह होगी जहां पर बेनिफिट्स हैं, कोई एक जगह जहां पर इन्फ्लेशन है तो कोई एक जगह होगा जहां पर इन्फ्लेशन कम है, कोई एक जगह जहां पर डाउनफॉल सिनेरियोज, चैलेंजेस, कंसर्न्स नजर आ रही हैं, तो उसी समय कोई एक ज्योग्राफी होगी जो कि अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी जो दोनों ज्योग्राफीज में अगर कहीं से उससे नुकसान है तो कहीं फायदा भी होता हुआ दिखता है। बहरहाल अगर टाटा टेक्नोलॉजीज की ही बात करें, द कंपनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, वो काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड को इंडिकेट करती है इन टर्म्स ऑफ एडवांस मार्केट्स। कंपनी एडवांस मार्केट में जा रही है, इनोवेशन, हाईटेक डिमांड के लिए मानी जाती है कंपनी, और साइमल्टेनियसली इनकी परफॉर्मेंस जो इमर्जिंग मार्केट्स में है वो अडेप्टेबिलिटी को सजेस्ट करती है। कीन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डायनेमिक रीजन्स में जा रहे हैं तो हर एक रीजन की कीन अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग या कह सकते हैं कि हर एक रीजन को समझने की जो एक तरह से कीननेस
स्टिकीनेस है वो भी कंपनी के लिए काफी अच्छी मानी जाएगी, बिकॉज वो लोग रेस्ट्रिक्टेड या रेजिस्टेड नहीं है टू वन पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन जैसे जैसे एक्सपैंड करते जा रहे हैं, जहां जहां उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है वहां पर बढ़ रहे हैं। सो डुअल फोकस है कंपनी का इमर्जिंग मार्केट्स में भी, और साथ ही वो मार्केट्स जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है वहां पर भी कंपनी काफी हद तक और डेवलप मार्केट्स में भी नजर आ रही है। इससे कंपनी की ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो इफेक्टिवली प्लेस होते हुए दिखते हैं। बहरहाल जो रेवेन्यू मिक्स आपके सामने अभी देखने को मिलेगा आपको, उसमें इंडिया का रेवेन्यू मिक्स भी है और साथ ही यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का भी रेवेन्यू मिक्स है, जहां पर FY23 और फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 पहले 6 महीने वित्त वर्ष 2024 के हमने सामने रखे हैं। और इस रेवेन्यू मिक्स को आप देखेंगे तो सीधे तौर पर आप पाएंगे कि FY23 से फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में रेवेन्यू मिक्स जो है वो बड़ा है या तो एक ही लेवल पर रहा है, जहां इंडिया में हम देखेंगे 30% से 35% यानी कि बढ़त देखने को मिली है। यूरोप के मार्केट्स में 23% से 27% यानी FY23 में जहां 23% था, फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में 27% तक की ग्रोथ दिख चुका है। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में 21% से थोड़ा डेंट है 19% पर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अगर देखेंगे कंपनी जो है लगातार अपनी पकड़ को जमाने की कोशिश कर रही है। और रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करें तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी नजर आएगा और बढ़त भी साल दर साल नजर आएगी। सो क्लियरली कंपनी के फाइनेंशियल्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स की जहां हम बात कर रहे हैं, हल्की सी झलक मैंने प्रमोटर ग्रुप के बारे में, टाटा ग्रुप के बारे में आपको बताई थी इस सेगमेंट की शुरुआत में, लेकिन डिटेल एनालिसिस यहाँ पर क्योंकि टाटा ग्रुप है, प्रमोटर एनालिसिस आई एम श्योर आप सब जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में, लेकिन प्रमोटर की स्ट्रेंथ को बयां करना बनता है। सो अगली सेगमेंट या अगला सेगमेंट या पीस जो है वो प्रमोटर स्ट्रेंथ पर। किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं उनके प्रमोटर्स कितने स्ट्रांग हैं ये जानना काफी जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रमोटर स्ट्रेंथ अच्छी है उतना ही कंपनी के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा है। टाटा टेक्नोलॉजीज की जहां बात करें और प्रमोटर स्ट्रेंथ को अगर समझें, कंपनी की प्रमोटर टाटा मोटर्स है, लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, और इनफैक्ट अल्टीमेट प्रमोटर्स की अगर बात करें वो तो टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप जो कि जाना माना है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेट जायंट्स भारत का और वन ऑफ द हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड कंपनी जो है वो फुलफिल करती है। इसी के चलते टाटा ग्रुप को हमेशा काफी हद तक एक अच्छा ग्रुप माना जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड है 2022 के एज पर ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2022 रिपोर्ट। कंपनी को इनफैक्ट ग्रुप को ऐसे कई सारे खिताब मिल चुके हैं, पास्ट में भी और आगे भी मिलते आए हैं और फ्यूचर में भी मिलने की पूरी गुंजाइश है। हेरिटेज है कंपनी के पास, ग्रुप के पास 100 साल से भी ज्यादा का और अराउंड 300 बिलियन प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन व्हिच मेक्स इट अ जायंट इन इटसेल्फ। कंपनी काफी हद तक वेल पोजिशन्ड है क्योंकि बेनिफिट है एक मजबूत पेरेंटेज का, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज का, और टाटा ग्रुप खुद जाना जाता है प्रायोरिटीज इन एरोस्पेस और ईवीज के लिए। कंपनी सर्टिफाइड है इमर्जिंग बिजनेस लीडर इन TBEM असेसमेंट 2022 के लिए। सो मजबूत पेरेंटेज, अच्छा प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ कंपनी की खुद की जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी की खुद की जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त तो नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ इट। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट रैशनल कैसे नजर आ रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के IPO की, कंपनी की डीप डाइव एनालिसिस जहां हम कर रहे हैं, वहां हमने बात की ग्रुप की, कंपनी के प्रमोटर्स की, कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी के बिजनेस को डिटेल में हमने समझने की कोशिश की, सेगमेंट वाइज भी जहां जहां सर्विस सेगमेंट और टेक्नोलॉजी सेगमेंट के नुआंसेस हैं उसे हमने समझा, और साथ ही ग्लोबल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और साथ ही कंपनी की डोमेस्टिक प्रेजेंस कैसी नजर आ रही है इस पर भी हमने एक समझ ली। लेकिन आगे बढ़ते हुए कंपनी की अगर बात करें, देखिए इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइडर है। अब अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली ER&D मार्केट में अक्रॉस सेक्टर्स, कंपनी कितने कितने सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोमोटिव जायंट, ऑटोमोटिव स्पेस में कंपनी की पकड़ है, और क्योंकि ऑटोमोटिव स्पेस में कंपनी की पकड़ है, एडजेसेंट सेगमेंट्स में भी कंपनी एक लेवरेज जो है वो क्रिएट करने के लिए, बेनिफिट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ऑटोमोटिव सेगमेंट में पकड़ है तो उनके एडजेसेंट सेगमेंट्स में भी उतरी है, जैसे कि एरोस्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, हेवी मशीनरी, और साथ ही एजुकेशन सर्विसेज। ये अपने खुद के ही स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए और खुद की ये सारी की सारी कंपनियों में जो इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है वो सबसे अच्छी, सबसे नीश मिले, इसके लिए एजुकेशन सर्विसेज में भी कंपनी उतरी है।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओवरऑल कंपनी जो ER&D मार्केट में है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ग्लोबली इसके लिए अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स, ये सारे के सारे सेक्टर यानी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, हेवी मशीनरी और एजुकेशन सर्विसेज में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो रही है। ER&D मार्केट कि ऑटोमोटिव में अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, देखिए डिजिटल एडवांसमेंट जो है वो काफी हद तक ब्रॉडन हुआ है, स्कोप इसका बड़ा है। ऑटोमोटिव ER&D बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिजाइन आगे बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग के तर्ज पर अगर देखें और सारी की सारी वैल्यू चेन में काफी हद तक आगे बढ़ता हुआ दिखा है। ग्लोबल ऑटोमोटिव ER&D की स्पेंडिंग की अगर बात करें, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्पेंडिंग साल दर साल बढ़ती हुई दिखेगी और 2022 के लेवल्स या डेटा को अगर आप देखें, $180 बिलियन की स्पेंडिंग ग्लोबल ER&D की गई है, इन पर्टिकुलर ऑटोमोटिव सेगमेंट में। सो क्लियरली एक बड़ा मार्केट है और इस बड़े मार्केट को टैप कर रही है कंपनी, और इस बड़े मार्केट में है कंपनी और इसी मार्केट में ER&D सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके चलते कंपनी के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती हुई दिखी है। ऑटोमोटिव आउटसोर्स इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर बात करें, मार्केट काफी हद तक एक्सपीरियंस कर रही है स्विफ्ट एक्सपेंशन। प्रोजेक्शंस ये है कि ग्रोथ जो है 18 से 20 बिलियन डॉलर 2022 में जो देखने को मिले, आने वाले 4 साल में इनफैक्ट 18 बिलियन डॉलर जिसकी हम बात कर रहे थे वो 2022 से लेकर आने वाले 4 सालों में काफी हद तक बढ़ते हुए दिखेंगे। फिगर्स में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सेक्टर्स की ग्रोथ की अगर बात करें वो भी सरपास करेंगे। इन पर्टिकुलर अगर आप देखें कैगर बेसिस पर सेक्टर वाइज अगर देखें काफी हद तक बढ़त देखने को मिलेगी। सो ऑटोमोटिव में ER&D की अगर बात करें, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए ग्लोबल ER&D मार्केट की अगर बात करें तो काफी हद तक स्कोप नजर आता है और उसी स्कोप को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़े बेनिफिट की बात यह है कि कंपनी का सबसे नीश या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो ऑटोमोटिव है। सो ये तो हुई ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात। अब बात करते हैं एरोस्पेस और डिफेंस की। देखिए एरोस्पेस इंडस्ट्री काफी हद तक रिबाउंड कर रही है। पैंडेमिक के बाद ये रिबाउंड जो है वो काफी अच्छा देखने को मिला है। एक वक्त था जब एरोस्पेस और डिफेंस का जिक्र भी नहीं किया जाता था, लेकिन पैंडेमिक के बाद, या ये भी कह सकते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जितना कह सकते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस को काफी हद तक बढ़ावा दिया है, उसके ठीक बाद हमने देखा कि एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनमें काफी हद तक एक्शन देखने को मिला है। अब कंपनी ऑटोमोटिव स्पेस में तो है टाटा टेक्नोलॉजीज, लेकिन एडजेसेंट बिजनेस में एरोस्पेस और डिफेंस में भी पकड़ बना रही है। तो यहाँ पर भी उन्हें फायदा मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि इंक्रीज R&D स्पेंडिंग, प्रोजेक्शंस ऑफ ग्रोथ जो नजर आ रहे हैं 52 बिलियन, जो कि $52 बिलियन 2022 में, अनुमान ये है कि ये $62 बिलियन पर जा सकते हैं 2026 पर। एरोस्पेस इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली प्रोजेक्शंस, ग्रोथ प्रोजेक्शंस की हम बात करें तो क्लियरली 2022 से ये 2026 तक सिग्निफिकेंट मूव देखने वाले हैं और इस सेगमेंट में से भी ताल्लुक रखती है टाटा टेक्नोलॉजीज, व्हिच इज अ पॉजिटिव। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरी सेगमेंट की, और इस सेगमेंट में ग्लोबल ER&D की अगर बात करें वहां कितनी पकड़ है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरी में ER&D स्पेंडिंग जो है वो बढ़ने की तैयारी है, बढ़ भी रही है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है, प्रोजेक्शन ये है कि 2022 में जो $43 बिलियन स्पेंडिंग देखने को मिली है वो बढ़ जाएगी 49 यानी $49 बिलियन तक 2026 तक। तो क्लियरली स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखेगी और क्लियरली जब स्पेंडिंग बढ़ रही है, सीधा जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि वहां पर काफी हद तक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जब ट्रैक्शन दिख रहा है तो उस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां जो हैं उन्हें भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो क्लियरली ये सेगमेंट, और चाहे एरोस्पेस और डिफेंस हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरी हो, वहां पर स्पेंडिंग बढ़ रही है 2022 से और प्रोजेक्शन 2026 तक काबिले तारीफ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन स्पेस में भी कंपनी की पकड़ है और ग्लोबल शॉर्टेज लगातार नजर आ रही है टेक स्किल्स की। अंडरस्टूड है ये बात कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमने देखा था कि IT स्पेस जो है वो अलग ही लेवल पर चला गया था, वहां पर काफी हद तक हम देख रहे थे ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा था, जो कि इस वक्त थोड़ा कम भी होता हुआ दिखा है। लेकिन सिर्फ ये IT स्पेस से जुड़ी कंपनी नहीं है, ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइडर है, सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो सेगमेंट जो है स्लाइटली चेंज हो जाता है
और इसी सेगमेंट से जुड़े जो टेक स्किल्स की कमी नजर आती है, और आने वाले दिनों में ये कमी जो है इसे काफी हद तक महसूस किया जाएगा, और इसी के चलते इसे बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं रखा जाएगा, और इस तरह के टेक स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ेगी। सो टू कीप अप विद द एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री नीड्स, आने वाले दिनों में 2026 तक जहां हम प्रोजेक्शंस की बात करें बाकी सेगमेंट्स की, यहाँ पर भी प्रोजेक्शन ये है कि टेक स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ेगी। इस तरह की इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कफोर्स की डिमांड काफी हद तक बढ़ती हुई दिखेगी, और इंडिया की ही अगर बात करें, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1.4 टू 1.9 मिलियन इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा आने वाले सालों में, सो दैट वो केटर कर पाए इस तरह की इंडस्ट्री और इस तरह के बिजनेस के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इस तरह की कंपनियों में काम करने के लिए। सो सीधे तौर पर डिमांड है, जब डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ती हुई दिखेगी, और कंपनी इस सेगमेंट से भी ताल्लुक रखती है, अपस्किलिंग प्रेजेंस के लिए काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड जो है लगातार बढ़ी है, और उम्मीद हम यही करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ ग्रोथ स्टोरी, और भारत को माना जाता है अ बिग ग्रोथ स्टोरी। सो इस स्पेस की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में भी आंकड़े बता रहे हैं, सिर्फ हम नहीं बता रहे, लेकिन 1.4 टू 1.9 मिलियन इंजीनियर्स को स्किल और ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी, और एजुकेशन सर्विसेज इसी तरह की टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रही है। सो क्लियरली अ पॉजिटिव फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी। सो ऑल इन ऑल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ER&D मार्केट्स अक्रॉस सेक्टर अगर देखें, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि कंपनी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, जहां जहां भी कंपनी बिजनेस कर रही है, उसके लिए ER&D मार्केट सेगमेंट वाइज काफी हद तक अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप होती हुई दिख रही है। So that's what makes a big positive for Tata Technologies. सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की हम बात कर रहे थे। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप हो रही है, और कंपनी के जितने भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसे डेवलप हो रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट राशनल, क्योंकि जब सेगमेंट की शुरुआत की थी हमने कहा था कि हमें लगता है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारी रिसर्च टीम को लगता है, रिसर्च डेस्क की तरफ से ये हिदायत है कि सब्सक्राइब यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसके पीछे की रैशनल भी तो समझें। इन्वेस्टमेंट रैशनल की अगर बात करें, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन काफी हद तक ट्रैक पर है। रेवेन्यू फ्रॉम अक्रॉस क्लाइंट्स की अगर बात करें, काफी अच्छे क्लाइंटल है कंपनी के पास, और टॉप क्लाइंटल है टाटा मोटर्स, JLR, जो कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंपनी के रेवेन्यू का 50% इन क्लाइंट से मिलता हुआ दिखता है, और कह सकते हैं कि मेजर क्लाइंटल है यहाँ पर, बड़े सारे दिग्गज क्लाइंट्स हैं। कंपनी ने मैनेज किया है ग्लोबल क्लाइंटल को भी, और एक्सपर्टीज मैनेजमेंट कंपनी की है, और रिस्क मैनेजमेंट भी काफी हद तक कंपनी का देखने को मिला है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने अक्रॉस ग्लोबल ऑटो सेक्टर के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जैसे वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप और USA। सो क्लियरली ग्लोबल एग्जीक्यूशन मॉडल, जैसे डाइवर्सिफिकेशन ट्रैक पर है, इनका ग्लोबल एग्जीक्यूशन मॉडल भी काफी हद तक ट्रैक पर है, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की है, ऑफिसेज अक्रॉस US, UK, स्वीडन, चाइना और इंडिया में भी नजर आई है। मेजॉरिटी इनके एम्प्लॉयज जो है लोकल नेशनल्स हैं अक्रॉस 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स, और जैसे कि हमने कहा कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी नजर आती है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन मॉडल भी अच्छा है, डोमेस्टिक मॉडल लगातार अच्छा हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्लोबल भी कंपनी काफी हद तक अच्छा एग्जीक्यूशन पेश कर रही है। प्रमोटर स्ट्रेंथ, इसकी हमने बात की, डिटेल में बात की। प्रमोटर स्ट्रेंथ अनदर पॉजिटिव हो जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट रैशनल के लिए काफी हद तक एक बैकबोन का काम करता है, और साथ ही रेजिलिएंट फाइनेंशियल्स और गुड प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ी देर पहले जहां फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे, हमने कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की, जो कि काफी हद तक स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग बैलेंस शीट, और एक सबसे बड़ी बात कर्ज मुक्त कंपनी, जो कि कंपनी को काफी हद तक एक्टिव बनाती है, काफी हद तक स्ट्रांग बनाती है। सो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट रैशनल लुक्स लाइक गोइंग अहेड। अब हम जानते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के की रिस्क क्या है, क्योंकि जहां IPO की बात कर रहे हैं, अगर आप निवेश करने वाले हैं तो निवेश की, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जो स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो रिस्क है उसकी भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ गाइडेंस, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या नजर आ रही हैं, इस पर भी आगे फोकस रहेगा। तो चलिए क्विकली आपको रिस्क बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज बताते हैं और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरीज बताते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड IPO 22 से 24 नवंबर तक खुला रहेगा, और IPO से जुड़ी सारी बारीकियां जहां हम समझ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी किसी IPO में निवेश करने से पहले SWOT एनालिसिस करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है, और इस वक्त हम वही एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं, ट्रिगर्स कौन से नजर आ रहे हैं, वीकनेसेस कौन सी नजर आ रही है, और साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, या कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितने ज्यादा अच्छे या कितने ज्यादा
ज्यादा कंसर्न्स वाले नजर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद द की स्ट्रेंथ, कंपनी की एक्सपर्टीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 20+ years ऑफ एक्सपर्टीज है डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर। सो फर्स्ट स्ट्रेंथ इज एक्सपर्टीज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सेकंड स्ट्रेंथ, कंपनी की मार्की सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं। कंपनी ने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स के साथ ग्लोबल ऑटोमोटिव लैंडस्केप में काम किया है, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू चाइना। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट जो है इसमें बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग नाम आपके सामने आएंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, पोलिस्टर, विनफास्ट, मैक्लेरन और साथ ही होंडा और फोर्ड जैसी कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनी की क्लाइंटल है। सो बिग क्लाइंटल, मार्की सेट ऑफ क्लाइंट्स इज अनदर पॉजिटिव की स्ट्रेंथ फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म एक्सेलरेटिंग एग्जीक्यूशन, ये तीसरा और एक बड़ा स्ट्रेंथ है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म में इन ऑर्डर टू एड एग्जीक्यूशन एंड ग्रोथ। कंपनी के पास प्लेटफॉर्म्स है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए, और प्लेटफॉर्म एनेबल करते हैं कंपनी को रैपिडली एग्जीक्यूट करने के लिए हर प्रोटोटाइप कस्टमर रिक्वायरमेंट को। सो क्लियरली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि एक बड़ा स्ट्रेंथ कंपनी के लिए साबित होता है। सो एक्सपर्टीज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मार्की सेट ऑफ क्लाइंट्स और साथ ही प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स, एक्सेलरेटिंग एग्जीक्यूशन, ये सारे के सारे पॉजिटिव्स के साथ क्विकली की रिस्क भी जान लेते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क ड्यू टू ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। देखिए, कंपनी की मजबूत पकड़ है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोटिव सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है 88%, जी हाँ 88% कंपनी के ओवरऑल सर्विस सेगमेंट के रेवेन्यू को। अब ऑटोमोटिव सेगमेंट में सिग्निफिकेंट पोर्शन है ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर का। ऑटोमोटिव सेगमेंट में ही कोई डेंट आ जाए, ऑटोमोटिव सेगमेंट में ही कोई चैलेंज या कंसर्न आ जाए, तो कंपनी के लिए यहाँ पर एक कंसर्न बिल्ट हो सकता है। कंपनी के लिए ये फायदेमंद नहीं रहेगा अगर मेजर सेगमेंट जहां ये काम करती है वहीं पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो। सो दिस इज वन ऑफ द की रिस्क जिसे हमें जानना चाहिए कि कंसंट्रेशन रिस्क जो है एक ही सेगमेंट पर है, ऑटोमोटिव सेगमेंट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर। सेकंड, कंसंट्रेशन रिस्क ड्यू टू रेजिलियंस ऑन टॉप कस्टमर्स। अब 2023 के डेटा को अगर समझने की कोशिश करें, कंपनी ने 73% रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो टॉप 5 कस्टमर से जनरेट किया, और ये टॉप 5 कस्टमर की लिस्ट में टाटा मोटर्स हैं, और इसके अलावा सम ऑफ इट्स सब्सिडरीज लाइक जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड और कुछ कस्टमर्स जिसका हमने जिक्र अभी किया। टॉप 5 कस्टमर से कंपनी को मेजर पोर्शन अपने रेवेन्यू का आता है। अगर किसी भी एक कस्टमर ने हाथ खींच लिया तो एक मेजर पोर्शन जो है कंपनी का खिंच जाएगा, विच इज अनदर रिस्क जो कि समझना होगा। इमर्जेंस ऑफ एडवर्स इंपैक्ट ड्यू टू स्लो डाउन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। टाटा टेक जनरेट्स, अगर जनरेशन की बात करें, बिजनेस जनरेशन के साथ साथ रेवेन्यू की अगर बात करें, नियरली 45% रेवेन्यू जो है डेवलप्ड रीजन्स जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कंपनी के जनरेट होते हैं। सो बेसिकली ये डेवलप्ड रीजन्स जो हैं वहां पर अगर किसी भी तरह की कंसर्न्स जो कि हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक एरियाज काफी हद तक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट इस वक्त झेल रहे हैं, और कंपनी की डिपेंडेंस जो है, मेजर रेवेन्यू जनरेशन जो है इन्हीं एरियाज से आ रही है। सो ये एक स्लो डाउन रिस्क हो सकता है। जिस ज्योग्राफी में आप काम कर रहे हो उसी ज्योग्राफी में अगर इन्फ्लेशन रिस्क या कोई इकोनॉमिक चैलेंज आ जाए, आपके लिए कंसर्न होगा कि नहीं। सो दैट इज अनदर रिस्क जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क, बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क टाटा टेक्नोलॉजी फेस कर सकता है, क्योंकि रिस्क कॉन्ट्रैक्चुअल खास तौर से अगर देखें प्राइसिंग और डिलीवरिंग जो सर्विसेज डिलीवरिंग है वो खास तौर से एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है, तो दैट इज अनदर रिस्क जो कि प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर देखने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैलेंट रिटेंशन और एक्विजिशन। टाटा टेक्नोलॉजीज फोरफ्रंट ER&D फेसेस को केटर कर रही है। क्रिटिकल चैलेंज है टैलेंट रिटेंशन का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टैलेंट जो है एक अलग नीश तरीके का ER&D सर्विसेज में चाहिए होगा। ऑफ कोर्स IT एनेबल्ड टैलेंट होगा, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स की जरूरत होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक एडेड स्किल चाहिए होगी इस तरह की कंपनी और इस तरह की कंपनी से जुड़े सेगमेंट्स में काम करने के लिए। सो वो जो नीश कैटेगरी का वर्कफोर्स होगा उसे रिटेन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होगी इस कंपनी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को केटर करने के लिए। सो ये कुछ रिस्क है जिस पर खासतौर से हमें नजर रखनी चाहिए। प्लसेस हमने बता दिए, माइनसेस हमने बता दिए। फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर फोकस कर लेते हैं क्विकली। इंक्रीज वॉलेट शेयर एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स से, बड़े क्लाइंट्स हैं तो बड़े क्लाइंट्स के साथ साथ आने वाले दिनों में भी ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े बड़े क्लाइंट्स पर फोकस करेगी कंपनी, और इसी के चलते इनकी अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ती जाएगी। और वॉलेट शेयर, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले क्लाइंट्स भी अच्छे रहेंगे, लिस्ट भी हो रही है कंपनी, तो एक पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर हो सकता है फ्यूचर में।
इलेक्ट्रिफिकेशन इज द फ्यूचर, ये कौन नहीं जानता। ऑटो कंपनीज मूव हो रही है इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और ये प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है, मल्टी ईयर प्रोसेस है, और टाटा टेक जो है उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है मल्टीपल आईसीई और ईवी कन्वर्जन्स का। सो जहां पर डिमांड है उसी चीज को कंपनी बना रही है। सो ऑफ कोर्स ये डिमांड केटर कर रही है कंपनी, तो कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है इन फ्यूचर। ईवी इज द फ्यूचर एज वी ऑल से, एंड टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज इज into a segment which is catering to EVs. डिजिटल इंजीनियरिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और आगे भी बढ़ती रहेगी, जहां पर मॉडर्न प्रैक्टिसेस को काफी हद तक रेलेवेंस मिलेगा। सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव, दैट इज अगेन अ बूस्ट अप फॉर अ कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी, कंपनी ने फोरे किया है एडटेक सेक्टर में विद देयर प्रोप्राइटरी फिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि आई गेट इट है। सो ये एक अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी है, और इस अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा भी कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। कुछ नहीं तो इनकी वर्कफोर्स डेवलपमेंट में तो काफी हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि वहीं से इनकी वर्कफोर्स डेवलप, या कह सकते कि वहां पर इनके जो फिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गेट इट से ही जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़कर निकल रहे हैं वो काफी हद तक पोटेंशियल डेवलप कर रहे होंगे, या काफी हद तक इनफैक्ट पोटेंशियल होंगे भी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और कंपनी के बेसिक वर्क स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सो अच्छी वर्कफोर्स तो केटर कर ही पाएंगे इस सेगमेंट से भी। सो दीज आर ऑल द पॉजिटिव्स, या रिस्क फैक्टर्स हमने बता दिए, पॉजिटिव्स हमने बता दिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और आने वाले फ्यूचर में कंपनी के लिए कौन से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो कि फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये बताएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी मूव टुवर्ड्स द आउटलुक। हमारी तरफ से आउटलुक टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए क्या है, आइए जानते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि बाय नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बिजनेस स्ट्रक्चर, कंपनी किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है, कंपनी की पेरेंटेज क्यों मजबूत है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, और साथ ही कंपनी की स्वॉट एनालिसिस, यानी कि जब आईपीओ आ रहा है बाजार में, अगर निवेश का मन बनाकर चल रहे हैं तो सारी की सारी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि सारी बारीकियां इस वीडियो में आपको पता चली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी रिसर्च टीम का क्या मानना है, हमारी रिसर्च डेस्क का ये मानना है कि कंसिडरिंग ऑल ऑफ द बारीकियां, या कंसिडरिंग ऑल ऑफ द डिटेल्स जो कि इस पूरी की पूरी टाटा टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट में बनती हुई दिखी हैं, सब्सक्राइब होना चाहिए। कंपनी जो है और कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफी अच्छे हैं, निवेश का मन यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये कहना है हमारे रिसर्च डेस्क का। और इसके पीछे के रैशनल आइए क्विकली आपको बता देते हैं। आउटलुक टाटा टेक्नोलॉजीज का काफी फेवरेबल नजर आ रहा है, पोजीशन काफी अच्छी है। एकमात्र कंपनी है भारत की जो कि एंड टू एंड व्हीकल सर्विस प्रोवाइड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करती है। एंड टू एंड व्हीकल सर्विसेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी प्रोवाइड करती है, वर्किंग ऑन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर। सो हर तरह की जो भी सर्विसेज है मुहैया करा रही है कंपनी, वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करें, प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज काफी हद तक देखने को मिला है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एआर, वीआर, टाटा टेक्स की पोजीशनिंग अगर देखें तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन टेक्नोलॉजीज में काफी कंपनी की पकड़ है और पोजीशनिंग कर रही है, और आगे भी कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश है इस मोमेंटम को। सो जब आप टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे, जब आप अहेड ऑफ द कर्व रहेंगे, तो उसका फायदा मिलना ही है। टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड काफी हद तक पॉजिटिव हैं, और कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ में काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एडिशनली सिग्निफिकेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि कंपनी ने एडजेसेंट सेगमेंट्स में भी पकड़ बनाने की कोशिश की है, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंटरैक्टिव ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, एजुकेशनल सेक्टर्स, और इसके साथ रोबस्ट फाइनेंशियल स्टेट है कंपनी का, नो डेट यानी कि कर्ज मुक्त पूरी तरह से कंपनी, हेल्दी कैश रिजर्व, ये काफी हद तक सिग्नल करते हैं एक पॉजिटिव अपमूव के। पॉजिटिव अपमूव इस वक्त नजर आए हैं, पिछले फाइनेंशियल्स अच्छे दिखे हैं, साउंड कैपिटल मैनेजमेंट है, और इसी के चलते निवेश की राय यहाँ पर बनती है रिसर्च डेस्क की तरफ से। देवेंद्र चोकसी टीम की रिसर्च यहाँ पर आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ पर। उम्मीद करते हैं कि डीप डाइव रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इतना ही नहीं, हमारे रिसर्च बास्केट्स हैं जो कि इससे भी ज्यादा डिटेल, इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे साथ जुड़े, हमारी नीश रिसर्च, हमारी बढ़िया रिसर्च के साथ हिस्सा बने, और इसके लिए करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, लिंक में सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटेल्स दीजिए, हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी। और इसके अलावा हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऐसी ढेर सारी डीप डाइव, डिटेल रिसर्च, बाजार से जुड़ी हुई सारी बारीकियां हम लगाकर आप तक पहुंचाते हैं।
उम्मीद है कि ये डिटेल रिसर्च आपके लिए फायदेमंद हुई होगी। नमस्कार।